शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां कई लोग मिलकर साइमन और कैरी को ढूंढ रहे थे। इस सर्च पार्टी में दो डॉग्स भी थे जो कि एक केव के अंदर जाते हैं और वहां छोटे पूल में जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। इनफैक्ट उस रात ये दोनों डॉग एक दूसरे में फ्यूज होने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो ये डॉग एक दूसरे से जुड़ के एक सिंगल एंटिटी बन गए हों और यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम है मिली एंड टिम। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम से हैं, ऑल्दो इनकी शादी नहीं हुई है। टिम एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है जिसे रॉक स्टार बनना है, लेकिन इस ड्रीम के पीछे भागते भागते वो 35 साल का हो चुका है और फिलहाल उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है। वहीं मिली एक टीचर है और उसकी जॉब काफी स्टेबल है। ये दोनों अपने घर पे एक पार्टी रखे होते हैं क्योंकि दोनों टाउन से मूव होके कंट्री साइड जा रहे थे जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी। अब मूव होने का रीजन सिर्फ नया जॉब ही नहीं था, क्योंकि जॉब तो एनी हाउ मिली के पास टाउन में भी था। रादर रीजन ये था कि कुछ टाइम से टिम इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंट हो गया था फ्रॉम मिली। ये तब हुआ जब टिम के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए और क्योंकि मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था तो ये दोनों टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाने का डिसीजन लिए थे। तो इनके जाने के फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन टिम हाँ बोलने से पहले काफी हिचकिचाता है। हालांकि टिम हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी हेजिटेशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी, नॉट जस्ट फॉर मिली बल्कि जो लोग पार्टी में आए थे उनके लिए भी। अब उस रात टिम को एक अजीब नाइट में आता है जहां वो एक वियर्ड सी लेडी को देखता है। अब ये नाइट में टिम को क्यों आया ये आपको एक्सप्लेनेशन में आगे पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़ के कंट्री साइड आते देखते हैं और यहाँ ये लोग जंगल के पास वाले घर में रहने वाले थे। अब दोस्तों ये वही गांव या जंगल का एरिया है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। आई मीन जहाँ साइमन और कैरी को सब ढूंढ रहे थे और कुत्ते आपस में जुड़ गए थे पानी पीने के बाद। एनीवेज टिम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से जुड़े हुए थे और टिम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से दोस्ती होती है जिनका नाम जेमी मकेब था। जेमी उसी एरिया में रहते थे जहाँ मिली का नया घर था और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रेकिंग के ढेर सारे अमेजिंग स्पॉट्स हैं। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टिम और मिली ट्रेकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव में गिर जाती है और ऐसे में तूफान रुकने तक ये केव के अंदर ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव में एक बड़ा सा बेल था और केव को देख के ऐसा लग रहा था मानो पहले यहाँ किसी तरह का कल्ट रहता होगा। इनफैक्ट इनके ट्रेकिंग वाले रूट पे इन्होंने इस तरह के डिफरेंट साइज वाली बेल्स को देखी थी। जो भी हो, ये दोनों केव में रेस्ट करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पे वहाँ के एक छोटे पॉन्ड का पानी पीते हैं। अब दोस्तों ये वही पॉन्ड है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था जिसमें से दो कुत्ते पानी पिए थे। टिम और मिली यहाँ आपस में बातें भी करते हैं जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। बेसिकली जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से कुछ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि ये गंदी स्मेल कहां से आ रही है। टिम को इस स्मेल का सोर्स नहीं पता लगा, लेकिन टिम के डैड उसके रूम में एक मरे हुए चूहे को ढूंढ निकाले। इससे पता चलता है कि टिम और उसके डैड काफी क्लोज थे और हाल ही में टिम के डैड खत्म हो गए। अब ये बात टिम को तब तक पता नहीं चली जब तक टिम अपने पेरेंट्स को विजिट करने उनके घर नहीं गया। तो हुआ ये था कि टिम के पिता जब खत्म हुए तो टिम की माँ का साइकोटिक ब्रेक डाउन हो गया था और वो अपने पति के मृत शरीर के साथ ही दिनों से जी रही थी, सो रही थी। ऐसे में जब टिम घर आया तो वो अपने पिता के शरीर को सड़ता हुआ पाया और उसकी माँ अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उसकी माँ भी नहीं बची और टिम को जो एक नाइट में आया था किसी औरत के स्माइल करने का, उसे उसकी माँ की नाइट में आ रही थी। मतलब वो जो सीन देखा था वो। और यही वजह है दोस्तों कि अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद टिम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे सड़ने की गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खैर बातचीत करने के बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं और देर रात जैसे जैसे टिम सांस ले रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये केव जीवित होकर उसके साथ सांस ले रही है। अब सुबह इनकी नींद खुलती और ये दोनों पाते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लगता है कि केव में कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ है और ऐसे में दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैर को अलग करते हैं जिसमें इनका स्किन भी डैमेज होता है। इसके बाद दोनों केव से निकल के घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पे अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि ये दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शावर में होता है जहां वो एकदम से ट्रांस में जाता है और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था एज इफ वो मिली से कनेक्टेड हो। किसी तरह टिम अपने होश में आता है और वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की टैबलेट्स देते हैं।
हैं। बातों बातों में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में एक कपल ट्रेकिंग के दौरान गायब हो गए और उनका नाम था साइमन एंड केरी। घर आके टिम साइमन और केरी के बारे में गूगल करता है, उनके प्रोफाइल्स को स्टॉक करता है और टिम यहाँ पाता है कि वो दोनों भी उसी केव के पास ट्रेकिंग करने गए थे जहाँ टिम एंड मिली गए थे। एंड देन तो हम जानते ही हैं कि साइमन एंड केरी कभी मिले नहीं, वापस नहीं आए। खैर, अब उस रात टिम और मिली के घर जेमी मकैब आता है और तीनों साथ में खाते पीते हैं। बातों बातों में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती है, जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा और वो ड्राइविंग तक नहीं जानता। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ की सारी डिसीजंस लेती है और टिम को ऐसा लगता है मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। स्टिल ये लोग बात बदल के ट्रेकिंग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। ये सुन के जेमी बताता है कि काफी पहले उस जगह पे एक न्यू एज चर्च थी, लेकिन चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वो एक अबैंडन्ड केव की तरह है। खैर, बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते टिम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके होठ चिपक जाते हैं जिससे मिली को दर्द होता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक वो एकदम इंटीमेट होता है जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और वापस अपने शेल में चला जाता है। तो झगड़ा करके दोनों सोने जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है एज इफ टिम उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है और पाती है कि टिम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था एज इफ टिम बाल को निगल रहा हो। मिली तुरंत अपने बाल टिम के मुंह से निकालती और इस घटना से दोनों शॉक्ड थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में आ गया था। एनीवेज, अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था टू परफॉर्म फॉर अ बैंड। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस ट्रांस में जाके मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है। देन चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में लेके जाती है टू आस्क कि वो यहाँ क्यों आया है। टिम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। आफ्टर देयर इंटीमेसी ये दोनों वापस चिपक के फंस चुके थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे और तभी एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाजें सुन के जेमी मकैब को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है और मिली यहाँ कुछ स्टूपिड बहाने बना देती है। वहीं टिम बाथरूम स्टॉल में छिप गया था। जेमी मिली को स्टूडेंट्स वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टिम पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके इस हरकत से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल आवर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वो आज वाली इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। जेमी मिली को चिल करने कहता है एज वो उस बात को हल्के में ही लिया था। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी रिलेशनशिप भी अब बहुत बुरे पड़ाव पे है। ये सुन के जेमी प्लेटो की एक थियरी बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर था, 4 हाथ थे और 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का ये फॉर्म बहुत पावरफुल था जिससे ज्यूस डरने लगा। इसलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए ज्यूस ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ और 2 पैर के साथ। तो अब इंसान जिंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। सो यस, इट्स पॉसिबल कि मिली का सोलमेट शायद टिम है और दोनों मिलके बहुत पावरफुल हैं। जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली तुरंत जेमी के घर से निकल लेती है। बाहर वो टिम पे फिर से भड़कती है, लेकिन टिम का कहना था कि वो अनयूजुअली मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से ये दोनों उस केव में फंसे थे। टिम के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और केरी के गायब होने वाली बात पे रिसर्च कर रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था तो ऐसे में मिली एकदम लेविटेट होके टिम की तरफ खींचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों ऑपोजिट मैग्नेट जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। टिम थप्पड़ मार के मिली को होश में लाता है और मिली खुद भी शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतना सब के बावजूद मिली मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। हम व्यूअर्स तो ये तक नोटिस करते हैं कि मिली का बहा हुआ खून भी टिम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खिंचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों खींचे ही चले जा रहे थे। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इनका हाथ एक होने लग जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर हाथ समा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लग गया था और इनके शरीर के अंदर हलचल भी हो रही थी। ऐसे में टिम और मिली तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स खाते हैं जिससे इनका मसल
रिलैक्स होता है और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। इस पॉइंट पे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब टिम को होश आता है तो वो पाता है कि मिली एक सॉ लेकर इनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। मिली सॉ की मदद से इनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और इन्हें समझ आ जाता है कि फिलहाल तो मसल रिलैक्सेंट का असर इनके शरीर पे है, लेकिन जैसे ही दवा का असर कम होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पे ही रह गई हैं। ऐसे में मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वो टिम को यहीं रुकने कहती है। टिम प्रॉमिस करता है कि वो यहीं पे वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वो अपने एंड पे इस सुपरनैचुरल चीज की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन इनका शरीर एक दूसरे के साथ अजीब भद्दे वे में चिपक गया था। यानी दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे इन अ वेरी बैड वे। ये देख के टिम डरता है और यहाँ अजीब सा क्रीचर टिम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। इस सीन से हम समझ गए कि साइमन और कैरी भी ट्रेकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे, पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है और इस बार वो जेमी के घर पे वही बेल नोटिस करती है जो कि वो केव में देखी थी। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पे जेमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में दो आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जेमी नहीं था। देन टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत ये दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते हैं। देन दोनों अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। जी हाँ दोस्तों, तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टिम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करे विद हर विल, वरना दोनों गंदे तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, जैसा शायद साइमन और केरी के साथ हुआ। जेमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, ठीक वैसा कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था, लेकिन मिली यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपनी ड्राइव वे में आती है जहाँ टिम भी आ चुका था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे और ऐसे में टिम मिली को उस क्रीचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टिम डिड्यूस करता है कि वो क्रीचर दोनों लोगों के फ्यूजन रेजिस्ट करने का रिजल्ट था, जिसमें साइमन हाफ मिड फ्यूजन ही खत्म हो गया था। टिम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वो खुद को खत्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जेमी के कट से उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब जब मिली को होश आता है तो वो पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होकर उसे ब्लड फ्लो दिया, जिससे मिली की जान बची। इस पॉइंट पे ये दोनों अपनी किस्मत एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिली के फेवरेट सॉन्ग पे फ्यूज होते हुए डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही एक दूसरे में सम्मिलित होने लगता है, एकदम अट्रैक्ट होते हुए। इवन आईज, ऐसा लग रहा था मानो दो लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले हैं। और यहीं पे सीन कट हो जाता है ना। उस वीकेंड मिली के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं। वो टिम और मिली के घर का दरवाजे पे नॉक करते हैं और यहाँ इनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। शुरुआत में हम दो मॉर्मन्स को देखते हैं जो कि कुछ गंदी बातें कर रही थी, जैसे नर के निजी हिस्से के बारे में, संभोग के बारे में और गंदी चलचित्र जैसी टॉपिक्स पे बात चल रही थी। अब जिन्हें मॉर्मन्स समझ नहीं आया उन्हें मैं बता दूं कि ये मिशनरीज को कहा जाता है जो कि चर्च ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दो लेडीज का नाम है सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन, और हम समझ पाते हैं कि सिस्टर बार्न्स थोड़ी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट थी, वहीं सिस्टर पैक्सटन थोड़ी शाई और टिमिड थी। इन दोनों की उम्र 19-20 साल के अराउंड रही होगी और हम इन्हें लोगों तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करते हुए देखते हैं। आजकल के मॉडर्न किड्स जो कि मोस्टली रिलीजन वगैरह में नहीं मानते, वो इनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे थे। स्टिल ये दोनों सिस्टर्स अपना काम कर रही थी। तो घूमते हुए ये लोग मिस्टर रीड नामक आदमी के घर पे पहुंचती हैं, जहां दोनों अपनी बाइक्स गेट पे लॉक करती हैं एंड देन मिस्टर रीड से बातें करने जाती हैं अबाउट देयर रिलीजन। बेसिकली ये लोग मिस्टर रीड को अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें क्रिश्चियनिटी अपनाने को कहने वाली थी। अब इनिशियली मिस्टर रीड काफी फ्रेंडली वे में इनसे बात करते हैं और इन दोनों को अपने घर के अंदर इनवाइट भी करते हैं। सिस्टर्स कहती हैं कि चर्च रूल्स के मुताबिक वो दोनों एक आदमी के घर के अंदर नहीं जा सकती अनलेस मिस्टर रीड के घर पे कोई और लेडी भी हो। मिस्टर रीड कहते हैं कि उनकी वाइफ घर के अंदर है जो कि ब्लूबेरी पाई बना रही है, और ये सुनते बार्न्स और पैक्सटन घर के अंदर जाती हैं। ऐसे भी बाहर स्नोफॉल शुरू हो चुका था तो अंदर रहना ज्यादा सेफ है। तो घर के अंदर रीड इन दोनों सिस्टर्स का कोट लेते हैं और इन्हें कंफर्टेबल होने के लिए कहते हैं। मीनवाइल वो इनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आते हैं, जिसके बाद इनकी बातचीत शुरू होती है। अब इन तीनों की कॉन्वर्सेशंस तुरंत ही वियर्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर रीड अजीब बातें बोल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली मिस्टर रीड वाज लाइक कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड वन ट्रू रिलीजन, बट देन वो सिस्टर बार्न्स
के मृत पिता के बारे में पूछ के बार्न्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। जब पैक्सटन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है तो मिस्टर रीड पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे मॉर्मोनिज्म में पहले पॉलीगैमी था, यानी एक आदमी मल्टीपल औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन 1890s के बाद यानी आफ्टर न्यू रेवलेशन इसे हटा दिया गया। सिस्टर्स डिफेंड करती है कि पहले के टाइम पे बर्थ रेट कम था, लोग कम थे तो पॉपुलेशन को बूस्ट देने के लिए पॉलीगैमी था, लेकिन पॉपुलेशन सही होने के बाद इसे हटा दिया गया। लेकिन मिस्टर रीड इसका ब्लेम जोसेफ स्मिथ पे डालते हैं जो कि मॉर्मोनिज्म के फाउंडर थे। इसके बाद मिस्टर रीड रिलीजन्स को फास्ट फूड जॉइंट से कंपेयर करके कहने लगते हैं कि जैसे हम मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग वगैरह में खाते हैं, कोई एक फास्ट फूड प्लेस हमारा फेवरेट होता है, वैसे ही मिस्टर रीड डिफरेंट रिलीजन्स के बीच हॉप किए हैं और इस रिलीजन रूपी फास्ट फूड से ही हैज बिकम मालनरिश्ड। रीड कहते हैं कि हर धर्म खुद को वन ट्रू रिलीजन बताता है, लेकिन नजदीक से देखने पे नन सीम्ड ट्रू। ऑफ कोर्स ये बातें सिस्टर्स के लिए बहुत ऑफेंडिंग थी और ऐसे में सिचुएशन को हल्का करने के लिए पैक्सटन और बार्न्स कहती हैं कि वो मिस्टर रीड की वाइफ से मिलना चाहेंगी। मिस्टर रीड अपनी वाइफ को लाने जाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव से लग नहीं रहा था कि इस घर में उनकी वाइफ है भी। अब यहाँ मैं एक बात पॉइंट आउट कर दूं कि जब मिस्टर रीड सिस्टर्स से बात कर रहे थे तब पैक्सटन कही थी कि जब वो मर जाएगी तब वो बटरफ्लाई के फॉर्म में वापस आके अपने लव्ड वंस के आसपास रहेगी, फिर उनके फिंगर्स पे बैठेगी ताकि लव्ड वन समझ सके कि इट्स पैक्सटन। इस बात का फिलहाल आपके लिए सेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप इसको याद रखना क्योंकि एंड में इसके अराउंड काफी थियरीज रिवॉल्व करेगी। खैर मिस्टर रीड के अंदर जाते ही बार्न्स डिस्कवर करती है कि कमरे में रखा सेंटेड कैंडल ब्लूबेरी पाई अरोमा का था, यानी कि घर के अंदर मिस्टर रीड की वाइफ कोई ब्लूबेरी पाई नहीं बना रही। इनफैक्ट वाइफ शायद है भी नहीं, बल्कि मिस्टर रीड शायद इन्हें यहाँ फंसा रहे हैं और जो स्मेल थी ब्लूबेरी पाई की वो तो इस सेंटेड कैंडल से आ रही थी। पैक्सटन और बार्न्स यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन मेन डोर लॉक्ड था। इतना ही नहीं, इनके कोट्स भी मिस्टर रीड के पास थे जिसके अंदर ही इनके साइकिल लॉक की चाबी थी। रीड के वापस आने पे बार्न्स बहाना बना देती है कि उसे चर्च से कॉल आ रहा है और उसे निकलना पड़ेगा। वैसे यहाँ मैं आप व्यूअर्स को बता दूं कि सिस्टर्स के फोन में कोई रिसेप्शन नहीं आ रहा था। एनीवेज ये सुन के रीड कहते हैं कि मेन डोर जो है वो तो अब नहीं खुलेगा क्योंकि वो टाइम्ड वे में लॉक हो जाता है, मतलब एक टाइमर है जिससे डोर लॉक हो जाएगा और उसके बाद डोर मॉर्निंग तक अनलॉक नहीं होगा, इसलिए सिस्टर्स को बैक डोर से बाहर जाना होगा। अब दोस्तों इस पॉइंट पे सिस्टर्स रीड के एक ऐसे कमरे में थी जो कि चर्च प्रेयर रूम जैसा सेटअप किया हुआ था और बैक डोर से निकलने की बात सुनते ही पैक्सटन और बार्न्स दोनों समझ जाती है कि रीड इन्हें यहाँ फंसा रहा है। एक और अजीब बात यह थी कि जब रीड इनकी कोट्स इन्हें वापस करता है तो बाइक की जो लॉक की थी वो पैक्सटन के कोट में थी, जबकि बार्न्स वाज श्योर कि चाबी वो अपने कोट में रखी थी। खैर सिचुएशन अब टेंस होने लग गया था और यहाँ रीड सिस्टर्स को कन्फ्रंट करता है सेइंग कि मेरे घर के वॉल्स में मेटल्स वगैरह हैं जो कि फोन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो तुम्हें फोन आ ही नहीं सकती, यानी तुम झूठ बोल रही हो। ये सुन के सिस्टर्स डरते हुए बोलती हैं कि आप अपनी वाइफ से हमें मिलवाइए। ऐसे में रीड वाज लाइक तुम अब भी मान रही हो कि मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है, जबकि सारे एविडेंस प्रूव कर रहे हैं कि शायद मेरी वाइफ है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि कैसे लोग भगवान में मानते हैं, रिलीजन में मानते हैं, लेकिन उनके सामने बचपन से ये प्रूफ रहता है कि कोई भगवान या रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब सुन के बार्न्स कहती है कि वो बैक डोर से यहाँ से बाहर चली जाएगी, लेकिन दोस्तों जब वो दोनों बैक डोर्स को ओपन करके देखती है तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये डोर्स तो घर के बेसमेंट में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चर्च में एक एल्डर नोटिस करते हैं कि पैक्सटन और बार्न्स वापस नहीं आई है, इसलिए वो इन दोनों को ढूंढने निकलते हैं। कमिंग बैक टू रीड, वो यहाँ फिर से रिलीजन्स पे बातें शुरू करता है। सबसे पहले वो पार्कर ब्रदर्स का मोनोपोली गेम निकालता है जो कि बहुत फेमस बोर्ड गेम है, इतना कि ये 47 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन 114 कंट्रीज में ये गेम बिकती है और बिलियन से भी ज्यादा लोग इस गेम को खेल चुके हैं। अब मोनोपोली गेम 1935 में आई थी, लेकिन तकरीबन 30 साल पहले 1907 में एक बोर्ड गेम थी नेम्ड द लैंडलॉर्ड्स गेम। ये जो बोर्ड गेम थी वो ऑलमोस्ट मोनोपोली के सिमिलर थी। लैंडलॉर्ड्स गेम को एलिजाबेथ मैगी डिजाइन करी थी एंड इट्स एविडेंट कि 30 साल बाद मोनोपोली गेम आई जो कि लैंडलॉर्ड्स गेम की कॉपी थी, लेकिन आज कोई भी लैंडलॉर्ड्स गेम को नहीं जानता, लेकिन मोनोपोली मोस्ट ऑफ द लोग खेले होंगे। ये सुन के बार्न्स वाज लाइक हमारी सिचुएशन से इन गेम्स का क्या लेना देना। रीड कहते हैं कि लेना देना है। कैसे? वेल फिलहाल 3 मेजर मोनोथेस्टिक रिलीजन है, यानी ऐसे धर्म जिसमें सिर्फ एक गॉड को
को माना जाता है। ये धर्म है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म ओल्डेस्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 0.2% लोग इसे फॉलो करते हैं। वहीं क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इट्स जस्ट लाइक लैंडलॉर्ड्स गेम एंड मोनोपोली, जहां जुडाइज्म ओरिजिनल मटेरियल है और क्रिश्चियनिटी मोस्ट पॉपुलर है। वहीं मोनोपोली गेम के कुछ नए एडिशंस भी है विच रिप्रेजेंट्स द न्यूअर मोनोथेस्टिक रिलीजन्स। बेसिकली रीड का पॉइंट ये था कि जिस तरह से गेम्स के डिफरेंट इटरेशंस आते हैं, वैसे ही रिलीजन्स भी आए विद स्लाइट चेंजेस। फिर भी ओल्डेस्ट होने के बावजूद जुडाइज्म सबसे कम इसीलिए फॉलो होता है क्योंकि उस धर्म के लोग उसे प्रीच नहीं करते जैसे बाकी रिलीजन्स के लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल बार्न्स और पैक्सटन भी तो वही करने आई थी ना यहाँ, रीड को कन्वर्ट करने। सेम इज द केस विद सॉन्ग, जहाँ रीड कहता है कि फिलहाल में वो द एयर आई ब्रीथ सॉन्ग को सुन रहा है बाय द हॉलीज, और ये काफी ओल्ड सॉन्ग है। लेकिन सिमिलर सॉन्ग है क्रीप बाय रेडियो फ्री। देन 2017 में एक सॉन्ग आई थी गेट फ्री बाय लाना डेल रे, और वो क्रीप सॉन्ग की कॉपी है। तो ओरिजिनल सॉन्ग थी हॉलीज की, देन रेडियो फ्री की, एंड फाइनली लाना डेल रे की। और देखा जाए तो हॉलीज ने रेडियो फ्री को सू किया था और रेडियो फ्री ने लाना डेल रे को सू किया था फॉर सॉन्ग कॉपीइंग। रीड का पॉइंट अगेन सेम था कि ये सब डिफरेंट इटरेशंस हैं ऑफ द सेम सॉन्ग, और यही मोनोथेस्टिक रिलीजन्स के साथ भी है। आगे रीड कहता है कि रिलीजन्स के अंदर जो चमत्कार की कहानियां हम सुनते हैं, जैसे जीसस की कई सारी कहानियां हैं, तो वो कहानियां भी कई दूसरे रिलीजन्स के अंदर बहुत पहले से चली आ रही है। रीड यहाँ कई रिलीजन्स की बात करते हैं। इनफैक्ट वो 12 रिलीजियस गॉड्स को दिखाते हैं जिनकी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरीज रही है जीसस से रिलेटेड, एंड ये जो रिलीजन्स है वो काफी पहले से एग्जिस्ट करती है। रीड तो ये तक कहता है कि आज से 1000 साल बाद जब लोग स्टार वॉर्स की कहानी सुनेंगे तो क्या लोग उसके कैरेक्टर्स को रिलीजियस फिगर्स मानने लगेंगे। रीड यहाँ एक डोर पे बिलीफ लिखता है और दूसरे पे डिसबिलीफ। वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद भी अगर वो गॉड में मानती हैं तो बिलीफ वाला डोर चुन के बाहर चली जाए, या फिर अगर उनका माइंड चेंज हो गया है और अब वो भी गॉड को नहीं मान रही तो डिसबिलीफ वाले डोर को चुने। नाउ पैक्सटन, जो कि किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती थी, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो रीड की बात से कन्विंस हो गई है, एक्चुअली में हुई नहीं थी, और इसलिए वो डिसबिलीफ डोर को चुन के यहाँ से बाहर निकलने का सोचती है। लेकिन बार्न्स रीड को काउंटर क्वेश्चन करने लग जाती है, आस्किंग कि भले रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हर रिलीजन में बहुत सारी डिफरेंसेस भी हैं। बार्न्स का कहना था कि रीड यहाँ चेरी पिकिंग कर रहा है, देन फालतू बोर्ड गेम मेटाफर्स का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को इधर उधर कर रहा है। इसीलिए बार्न्स अब भी अपने गॉड को मानती है। इनफैक्ट वो पैक्सटन से पूछती है कि क्या वो भी गॉड में भरोसा करती है, और पैक्सटन हाँ कहती है। तो इस तरह से बार्न्स पैक्सटन को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस करती है, और ये दोनों बिलीफ वाले डोर को चूज करती हैं। तो दोनों बिलीफ वाले डोर से नीचे जाती हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड ये बाहर जाने का नहीं बल्कि बेसमेंट में पहुंचने का रास्ता था। इनफैक्ट दूसरा डोर भी इन्हें सेम बेसमेंट में ही लेके आता, विच मीन्स कि रीड बस इनके साथ गेम्स खेल रहा था। बार्न्स यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। ऑल्दो इधर उधर देखते हुए बार्न्स एक वुडन स्टिक को तोड़ देती है जिसमें नेल्स थे, इस बात को याद रखना। बार्न्स यहाँ पैक्सटन को एक लेटर ओपनर देती है जो कि वो ऊपर वाले रूम से चुरा ली थी, और वो पैक्सटन से कहती है कि जब रीड बेसमेंट में आएगा, तब जब बार्न्स इनका सीक्रेट वर्ड मैजिक अंडरवेयर बोलेगी, तो उस टाइम पे पैक्सटन बिना सोचे समझे इस लेटर ओपनर से रीड पे हमला करके उसे मार गिरा है। तभी अचानक बेसमेंट में एक अजीब सी औरत ब्लूबेरी पाई लेके आती है, और फिर वो अजीब तरह से हाथ मोड़ के प्रे करने लगती है। वहीं ऊपर वाले कमरे में हम रीड को इस घर के एक मिनिएचर मॉडल के साथ देख पाते हैं, साथ ही वो सारे इवेंट्स को टाइमिंग्स के साथ लिख रहा था। ये सीन डिपिक्ट करता है कि कैसे रीड ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। तो इसके बाद रीड सिस्टर से एक डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करता है, जहां रीड दावा करता है कि वो वन ट्रू रिलीजन ढूंढ लिया है। इसे वो प्रूव भी करेगा। कैसे? वेल, इनके बेसमेंट में आई औरत ब्लूबेरी पाई खाएगी जिसमें जहर है, और पाई खाने के बाद वो नहीं बचेगी, बट देन मैजिकली वो वापस जिंदा हो जाएगी और फिर रीड अपना पॉइंट प्रूव करेगा। तो ये अजीब औरत पाई खाती है जिसके बाद वो वाकई जिंदा नहीं बचती, लेकिन इससे पहले मिरेकल हो पाता, यानी वो औरत वापस आ पाती। रीड के घर के डोर पे चर्च का एल्डर इन दो सिस्टर्स को ढूंढते हुए आ गया था। सो यस, डोरबेल रिंग होते ही रीड उधर बिजी हो जाता है, और ये दो सिस्टर्स काफी चिल्लाती हैं, लेकिन इनकी आवाज डोर तक
नहीं पहुंचती। रीड चर्च एल्डर से झूठ कहता है कि यहाँ कोई 2 सिस्टर्स नहीं आई हैं और इस पॉइंट पे हम देख पाते हैं कि रीड का ये जो घर था वो बहुत ज्यादा प्लान्ड था। आई मीन यहाँ हिडन मैकेनिज्म्स थे जिससे चीजें खुद लॉक होती थी, लाइट खुद कुछ टाइम के बाद बंद होती थी एंड दिस टेल्स अस कि रीड इस तरह का काम कोई पहली बार नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रीड एंटिसिपेट भी कर लिया था कि चर्च से कोई तो इन 2 सिस्टर्स को ढूंढने आएगा। तो अब जब तक रीड चर्च के एल्डर से बात कर रहा था, बार्न्स बेसमेंट डोर के नीचे वाले गैप से कारपेट पुल करके कुछ मैच स्टिक्स ले लेती है। इसके बाद रीड वापस आता है और दोनों सिस्टर्स फिर से बेसमेंट वाले स्पॉट पे चली जाती हैं। यहाँ पैक्सटन नोटिस करती है कि उस औरत के लाश की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी, यानी वो मूव तो जरूर हुई है। पैक्सटन ये बात बार्न्स को भी बताती है, लेकिन बार्न्स इस बात पे ध्यान नहीं देती। रादर बार्न्स मैच स्टिक जला के यहाँ आग लगा देना चाहती थी ताकि कहीं आग की मदद से ही ये दोनों फ्री हो सके। तभी एकदम से इनके पीछे वो औरत आ जाती है जो कि वाकई जिंदा हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये औरत आफ्टर लाइफ को डिस्क्राइब करने लगती है सेइंग, कंडक्टर सेज माय नेम, व्हाइट क्लाउड नॉट हेवन, दे अनप्लग माय ब्रेन। इतना कहने के बाद ये लेडी चुप होने का इशारा करके कहती है इट इज नॉट रियल। इस मोमेंट पे रीड भी बेसमेंट में आता है और वो इस लेडी को यहाँ से बाहर भेजता है। फिर वो बार्न्स और पैक्सटन से कहता है कि देखो तुम दोनों की आंखों के सामने मिरेकल हुआ। और वो लेडी क्लियरली बोली कि आफ्टर लाइफ में कोई हेवन वगैरह नहीं है, रादर हमारी लाइफ काइंड ऑफ सिमुलेशन जैसी है जहां मरने के बाद हमारे ब्रेन को अनप्लग कर दिया जाता है। रीड कहता है कि वो इन दोनों को भी गॉड दिखा सकता है, द रियल गॉड, लेकिन उसके लिए इन्हें खत्म होना पड़ेगा। तो डरने की बात नहीं, क्योंकि ये वापस ठीक उसी औरत की तरह जिंदा हो जाएंगी। ऐसे भी रिलीजन इस डर पे चलता है कि गॉड कौन है, आफ्टर लाइफ कैसा होगा, हमारा इस दुनिया में पर्पस क्या है। और रीड इन सारे सवालों का जवाब जानता है और इनके सामने प्रस्तुत भी कर सकता है। ये सब सुन के बार्न्स कहती है कि तुमने कोई मिरेकल वगैरह नहीं किया है, रादर तुम कुछ मैजिक ट्रिक दिखा के हमें उलझा रहे हो। मोरओवर इट्स पॉसिबल कि वो औरत नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करी है और जो भी एनडीई फेस करता है सभी सेम चीजें बोलते हैं कि व्हाइट लाइट रहती है लाइक क्लाउड्स एंड ऑल। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं, तो ब्रेन हमें ऐसी चीजें दिखाने लगता है। अब बार्न्स ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि जब वो 4 साल की थी तो वो टैको बेल के कारण ऑलमोस्ट मारी गई थी। बेसिकली ई कोलाई आउटब्रेक के कारण 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और जब डॉक्टर्स बार्न्स की किडनी पे ऑपरेट कर रहे थे तो क्लिनिकली शी वाज नॉट अलाइव, मतलब वो एनडी फेस की है और जिंदा भी बची, जिस वजह से बच्चे उसे टैको हिल बोल के चिढ़ाते थे। द पॉइंट हियर इज कि बार्न्स को अब भी रीड पे बिल्कुल भरोसा नहीं था एंड हर फेथ इन हर रिलीजन वाज इंटैक्ट। बार्न्स और रीड यहाँ आर्ग्यू करना शुरू करते हैं और बात बात में बार्न्स सीक्रेट वर्ड बोलती है व्हिच वाज मैजिक अंडरवेयर। बार्न्स के ये बोलते पैक्सटन को लेटर ओपनर से रीड पे हमला करना था, लेकिन इससे पहले बार्न्स वर्ड पूरी तरह से बोल पाती, रीड ही बार्न्स पे चाकू से हमला करके उसे खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, रीड वाज लाइक कि बार्न्स भले मर गई है लेकिन वो वापस आ जाएगी और इस भयावह दृश्य को देख के पैक्सटन का बुरा हाल था। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बार्न्स नहीं उठती तो रीड उसके आर्म में कट लगा के एक मेटल पीस निकालता है। रीड का कहना था कि सिस्टर बार्न्स के अंदर इम्प्लांट है, मतलब शी इज ए प्रोग्राम, इसलिए वो वापस नहीं आई। अब ये बात पैक्सटन के समझ में नहीं आती और रीड एक्सप्लेन करता है एक डाओइस्ट कॉन्सेप्ट को जिसे हम कहते हैं अ बटरफ्लाई ड्रीम। बेसिकली एक चाइनीज फिलोसोफर क्वेश्चन किया था कि उसे बटरफ्लाई का सपना आया एज अ ह्यूमन या फिर वो एक बटरफ्लाई है जो कि ह्यूमन होने वाले सपने में है। नाउ आई नो कि आप व्यूअर्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मूवी के एंड तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और अपन थियरीज में भी काफी चीजों पे बात करेंगे। सो अगेन, बटरफ्लाई ड्रीम थियरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रियलिटी और इल्यूजन के बीच डिफरेंस समझना मुश्किल हो सकता है। एक दिन जुआंग जी, जो कि एक वाइज चाइनीज फिलोसोफर थे, वो सपने में एक बटरफ्लाई बन गए। वो बटरफ्लाई की तरह उड़ रहे थे, बहुत खुश थे और केयरफ्री थे। बटरफ्लाई को ये नहीं पता था कि वो जुआंग जी हैं, वो बस एक बटरफ्लाई की तरह रह रहे थे। फिर अचानक उनका सपना खत्म हो गया और वो जाग गए और अब वो कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि मैं जुआंग जी हूँ जो सपने में बटरफ्लाई बन गया था, या एक बटरफ्लाई हूँ जो अब जुआंग जी होने का सपना देख रहा है। तो समझे दोस्तों, यहाँ पैराडॉक्स क्या है। इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि रियलिटी और ड्रीम्स की बाउंड्रीज अनक्लियर हो सकती हैं। ह्यूमन लाइफ में भी हम कई बार ये नहीं समझ पाते कि क्या असली है और क्या परसेप्शन है। इस स्टोरी को एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव्स में देखा जाता है। समझने का पॉइंट ये है कि शायद ये दुनिया भी एक इल्यूजन हो और हम जो परसीव करते हैं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हो सकता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, रीड यही बात पैक्सटन को समझा रहा था एंड ही वाज ट्राइंग टू प्रूव कि हम एक बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन के अंदर हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि मैं पहले बोलना भूल गया, कि मरने से पहले बार्न्स पैक्सटन से कही थी कि चैलेंज रीड, और इसलिए पैक्सटन फाइनली रीड की बातों को चैलेंज करना शुरू करती है। इनफैक्ट हम भी समझ पाते हैं कि पैक्सटन एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो तो बस अब तक डर के अपनी बात नहीं रख रही थी। खैर पैक्सटन कहती है कि सबसे पहले तो बार्न्स के आर्म से जो मेटल निकला था वो कोई माइक्रोचिप नहीं है, रादर एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट। रीड को इस इम्प्लांट के बारे में इसलिए पता चल गया था क्योंकि बार्न्स के आर्म पे ऑपरेशन का मार्क था। पैक्सटन कंटिन्यूज कि वो सिमुलेशन वाली हाइपोथेसिस में यकीन नहीं करती। इनफैक्ट वो जानती है कि कुछ देर पहले जो एक औरत खत्म होकर वापस जिंदा हुई वो सब रीड का एक पार्लर ट्रिक था। बेसिकली जब पहली औरत मरी थी तभी डोर पे एल्डर आए थे। एल्डर के आने से दोनों सिस्टर्स बेसमेंट डोर के पास जाके चिल्लाने लगी, देन मैच स्टिक लेने लगी और तभी बेसमेंट के अंदर वाले सीक्रेट डोर से बॉडी को स्विच किया गया। मतलब सिमिलर दिखने वाली जिंदा औरत उस मृत औरत की जगह ले ली। जी हाँ दोस्तों, पैक्सटन यहाँ तुरंत ही वो सीक्रेट डोर भी ढूंढ लेती है जो कि टेबल के नीचे था। मतलब इसी डोर से बॉडी को स्विच किया गया होगा। एंड अगर आपको याद हो तो पैक्सटन उस टाइम भी क्लेम करी थी कि बॉडी की पोजीशनिंग थोड़ी अलग लग रही है। पैक्सटन ये भी कहती है कि स्विच होने के बाद जिंदा वाली औरत को कहना था कि कंडक्टर नेम बोला, व्हाइट क्लाउड एंड ऑल दैट, लेकिन वो थोड़ा स्क्रिप्ट से बाहर जाके इन्हें आगाह कर दी कि इट इज नॉट रियल। इससे रीड का गेम थोड़ा खराब हुआ और इसके बाद रीड बहुत इम्प्रोवाइज करके सिमुलेशन थियरी बेच रहा है पैक्सटन को, लेकिन पैक्सटन इस सिमुलेशन थियरी में नहीं मानती। ये सब सुन के रीड वाज इम्प्रेस्ड और पैक्सटन से कहता है कि तुम बेसमेंट के सीक्रेट डोर से सेलर में जाओ और वहां तुम वन ट्रू रिलीजन डिस्कवर करोगी। पैक्सटन सेलर में जाती है और वहां उसे कई मृत शरीर दिखती है। आगे बढ़ने पे उसे कई रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स जैसा सेटअप भी दिखता है एंड फाइनल डोर पे उसे अपने बाइक वाली लॉक मिलती है। इस लॉक को वो अपने पॉकेट वाली चाबी से खोलती है एंड वो एक रूम में पहुंचती है जहां केजेस में कई औरतें बंद थी। ये औरतें लो टेम्परेचर और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत बुरी हालत में थी और पैक्सटन इनके लिए बुरा फील करती है। तभी दूसरी तरफ से रीड आता है और वो पैक्सटन से पूछता है कि क्या वो अब तक फिगर आउट कर पाई कि वन ट्रू रिलीजन क्या है। यहाँ से पैक्सटन रिवील करती है कि कैसे रीड शुरुआत से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। लाइक स्टार्टिंग में जब पैक्सटन और बार्न्स आए थे तो रीड इनका कोट लिया, देन बार्न्स के कोट से बाइक लॉक की चाबी निकाला और बाइक्स को मेन गेट से हटा दिया। क्यों? क्योंकि रीड को पता था कि एल्डर सिस्टर्स को ढूंढते हुए आएगा तो बाइक दिखनी नहीं चाहिए गेट पे। तो बाइक को ठिकाने लगाने के बाद, लॉक को वहां से हटाने के बाद जब रीड वापस आया तो पैक्सटन नोटिस कर ली थी कि उसका हेयर बाहर के स्नोफॉल से वेट है, यानी वो चाबी को जानबूझकर पैक्सटन के कोट में डाला। क्यों? क्योंकि रीड पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो बार्न्स को मार देगा और पैक्सटन के साथ ये गेम खेल के उसे फाइनली इसी जगह पे लेके आएगा। सब कुछ इतने अच्छे से प्लान किया गया था कि वाकई पैक्सटन ठीक उसी जगह पे खड़ी है जहां रीड उसे देखना चाहता था। सो दिस प्रूव्स कि रीड के हिसाब से वन ट्रू रिलीजन है कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, रीड बेसिकली एक एथिस्ट है जो कि ये मानता है कि ह्यूमंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा काम है और यही सारे धर्म करते आ रहे हैं। रीड बताता है कि वो इन लेडीज को ऐसे हालतों में रखता है क्योंकि इट्स इजियर टू कंट्रोल समवन हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग। रिलीजियस लोग भी हरिकेन वगैरह कुछ आता है तो उसके बाद भगवान के बुक्स देते हैं क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं एंड हेंस इजियर टू कंट्रोल। रीड ये तक कहता है कि एक लेडी जो कि पाई खा के नहीं बची, वो रियली मान रही थी कि वो जिंदा वापस आ जाएगी। शायद इसलिए मान रही होगी क्योंकि पहले रीड उसे मिरेकल दिखा के मनवा लिया होगा, मतलब बेवकूफ बना के। रीड यहाँ उस लेडी की उंगली पे चोट पहुंचाता है जो कि ऑफ स्क्रिप्ट जाके पैक्सटन को हिंट दे दी थी। रीड पैक्सटन से कहता है कि रिलीजन वाले लोग डिक्टेट करते हैं कि तुम किसे पूजोगी, तुम क्या पहनोगी, क्या सही है और क्या गलत, एंड यू हैव लेट देम डिक्टेट योर एंटायर लाइफ, इवन योर मैजिक अंडरवेयर। अब जैसे ही रीड मैजिक अंडरवेयर बोलता है, पैक्सटन लेटर ओपनर से रीड के गर्दन पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके पैक्सटन यहाँ से भागती है और ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है। यहाँ हम डांटेज इन्फर्नो भी देख पाते हैं और जिन्हें डांटेज इन्फर्नो नहीं पता वो मेरी उस पे बनी हुई डेडिकेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। उस पे यहाँ हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। खैर, पैक्सटन यहाँ बेसमेंट में बार्न्स को देखने जाती है कि तभी उसके पीछे चोटिल रीड आता है और वो पैक्सटन के पेट पे चाकू से हमला कर देता है। तो यस, अब पैक्सटन भी इंजर्ड थी और रीड गिरते हुए पैक्सटन से कहता है कि प्रे फॉर अस। पैक्सटन यहाँ ग्रेट प्रेयर एक्सपेरिमेंट की बात करती है जहाँ कुछ मरीजों को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। एक
ग्रुप को इलाज के साथ साथ रोज प्रेयर सुनाया जाता था, वहीं दूसरे ग्रुप का बस इलाज होता था। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि प्रेयर करने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन पैक्सटन एड्स कि भले प्रेयर्स वर्क नहीं करती, लेकिन प्रे करने से अच्छा फील जरूर होता है और मन को शांति भी मिलती है। इस मोमेंट पे रीड पैक्सटन के करीब आता है और पैक्सटन प्रे करना शुरू करती है। हमें देख के ऐसा लगता है मानो प्रेयर से रीड को भी शांति मिल रही है। ऑल्दो रीड यहाँ पैक्सटन को मारने बढ़ता है, तभी एकदम से बांस उठ जाती है और वो नेल्स वाले वुड से पैक्सटन को मार गिराती है। इसलिए मैंने कहा था ये नेल वाले वुड को याद रखना। जी हाँ दोस्तों, बांस में थोड़ी जान बची थी और वो इसका इस्तेमाल करके रीड को खत्म कर दी थी। हालांकि इसके तुरंत बाद बांस फाइनली अपना दम तोड़ देती है। यहाँ से पैक्सटन किसी तरह ऊपर जाती है, देन घर के मिनिएचर मॉडल को देख पता लगाती है कि वो कैसे यहाँ से निकल सकती है। बेसिकली वो एक वेंट के थ्रू बाहर आती है और बाहर पूरा स्नोफॉल था। तभी पैक्सटन की उंगलियों पे एक बटरफ्लाई आके बैठ जाती है और अगले ही क्षण बटरफ्लाई गायब थी। शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुन पाते हैं हु वाज सेइंग कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम है एलेक्स। उस क्लास की टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है और ऐसे में शी वाज शॉक्ड। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम डाल रहे थे कि वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, देन एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इस बात के कि वो सारे 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पे ही घर से दौड़ के भागे थे, क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पे रिंग किए। देन कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था, मतलब नरूटो रन जैसा। तो दोस्तों ये थी मूवी की सेटअप और इस पॉइंट पे फिल्म हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी और मैं भी आपको उसी वे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है, जहां सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पे इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूज यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है, सेइंग कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पे ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन अल्कोहल लेने शॉप पे जाती है, जहां जेम्स नामक एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। इस जेम्स बंदे को आप याद रखिएगा। जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है, क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पे हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पे किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम एक पॉल नामक पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। ना स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ, तो ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंटरोगेशन हो चुकी है पुलिस से एंड मेनी डिपार्टमेंट से। मोरओवर पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहते हैं, वरना माहौल बिगड़ सकता है। न चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पे जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो जरूर करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रीसेंट इवेंट्स को लेकर बातें होती हैं और जस्टिन क्लियरली ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो लेते हैं। और यहाँ अजीब बात यह थी कि पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। जी हाँ दोस्तों, पॉल की पत्नी का नाम डोना है और ये बात जस्टिन को भी पता है। स्टिल ये दोनों इंटीमेट हुए। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से न सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पे जाती है। वहां नॉक करने पे कोई दरवाजा नहीं खोलता और ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा गैप दिखता है और वहां से अंदर झांकने पे जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के ट्रांस स्टेट में सोफा पे मूर्ति की तरह बैठा पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है, सेइंग कि मार्कस को एलेक्स के घर पे चेकिंग करनी चाहिए इन अ लीगल वे, ताकि एटलीस्ट वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो घर पे नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है। देन वो चुपके से कार में घुस के जस्टिन के थोड़े से बाल
काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नामक बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था। देन जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पे पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पे नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पे ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अगेन पर्टिकुलर स्टाइल में भागा था, मतलब वो नरूटो रन होता है ना वैसा कुछ, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर पे जाके उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड देन उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। देन वो मैप पे उनके घर से लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास हैं। अब ये सब रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, वो एकदम लहूलुहान थे और लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस स्टेट में हैं। देन वो भागते हुए सीधा जस्टिन पे हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देख के ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक मकसद है, दैट इज जस्टिन को खत्म करना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इन शॉर्ट यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और मार्कस को देख के तो ऐसा ही लग रहा था मानो उस पे वशीकरण हुआ है। यहीं पे ये वाली सीन कट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों को थोड़े नाइटमेयर्स आए थे ड्यूरिंग देयर पर्सपेक्टिव्स, और दोनों के ही जो नाइटमेयर्स थे उसमें एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है जहां हम कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पे कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नजरें मिलती है, दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पे कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पॉल जेम्स को चेज करता है और फाइनली उसे अरेस्ट करता है। नाउ सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल का ये असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था, फॉलोइंग विच पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पे चीट किया है विद जस्टिन। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीना में अपने आप ओवरराइड हो जाएगा। ये सब बात के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है, सेइंग कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। एंड देन पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पे कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके पॉन शॉप में बेच देगा, देन उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उसे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स की घर की तरफ जाता है जहां वो इस घर में ब्रेक इन करता है। इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। सो यस, जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम्स, सीडीज एंड ऑल। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफा पे बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। I mean, वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, एज इफ किसी तरह के ट्रांस में हो। जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को ट्रांस स्टेट में खड़ा पाता है।
जी हाँ दोस्तों, जेम्स वॉज शॉक्ड और इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पे जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है और यहाँ रिवॉर्ड था $50,000। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उसे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रहा, तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां बाहर ही उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेज करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहां उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से इस इंसान पे हमला करता है और ये इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। नाउ जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों का लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर रात तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल ट्रांस में या हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींच के एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहीं पे सीन कट होती है। अब दोस्तों यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि मार्कस को एलेक्स के घर को लीगली चेक करना चाहिए टू सी कि एलेक्स ओके है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाया। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप औरत काइंड ऑफ वही है जिसके नाइटमेयर्स जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट ये जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पे आके सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पे देखते हैं जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पे आती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है, देन एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, काइंड ऑफ लाइक अ प्लांट स्टेम जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि मोस्टली ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। देन एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, देन खून से पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का एकदम से वशीकरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पे डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पे ही हमला कर देता है। यह हमला इतना भयावह था कि इसमें मार्कस का पति तो समाप्त होता ही है, साथ ही मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गया था। देन ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बोल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। बेसिकली ग्लैडिस किसी पे भी वशीकरण कर सकती थी और वशीकरण किए गए आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेटेड वेपन होता है ना, वैसा ही कुछ। इस पॉइंट पे ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पे छोड़ देती है यूजिंग जस्टिन्स हेयर। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की माँ जस्टिन के बाल ले ली थी एंड दिस आल्सो प्रूव्स कि ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में करके रखी थी। खैर, तो इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में नरूटो रन करते हुए पेट्रोल बंक तक गया जहां वो जस्टिन पे हमला कर दिया। उस टाइम जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक दी जिससे मार्कस का सर फट गया और वो वहीं रोड पे समाप्त हो गया। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है, रादर वो भी विक्टिम ही है। इसलिए ये दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है विथ लाइन सेइंग कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। ये देख के जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ऐसे में ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार लेके जाते हैं और नजर रखने लगते हैं। यहाँ अगेन सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। मतलब एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पे उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही हैं, जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और एकदम मरने वाली हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है, जहाँ घर में वो अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पे बैठा पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है, जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। हम ये समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस के वश में हैं। अगर एलेक्स ये बात किसी को
बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स नहीं बचेंगे। ये कह के ग्लैडिस वही कांटों वाली स्टेम या लकड़ी निकालती है और फिर उस पे अपना खून रगड़ के सेम रिचुअल करती है। देन एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स अपना फोर्क, वो कांटा चम्मच होता है ना, उसे उठा के खुद के ही चेहरे पे चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़ के पानी में डालती है जिससे दोनों रुकते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता है तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को एक झटके में निपटा सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक प्लांट घर पे लाई थी ना, इसी प्लांट के स्टेम से वो लोगों पे वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी पर्सनल सामान चलेगा। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पे फीड करती थी, यानी उनके लाइफ फोर्स को छीनती थी ताकि वो खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को समहाउ बीन्स वगैरह खिला के जिंदा रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बीमार पड़ने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लाके ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स यानी नेम स्टिकर्स होते हैं ना ट्रे पे लगे हुए, उनको चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पे रिचुअल कंप्लीट होता है। देन ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पे आते हैं एंड देन बेसमेंट में जाके खड़े हो जाते हैं। सो यस, इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर पे छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पे ना सिर्फ घर साफ कर ली बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दी थी। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आके खड़े हो गए क्योंकि वो तो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले एलेक्स यहाँ अपना वादा पूरा किया, यानी 17 बच्चों के पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की। ना तो वो यहाँ से गई, ना ही वो एलेक्स को छोड़ी और उसके पेरेंट्स को अब भी अपने वश में रख रही है। लिटरली वो एलेक्स को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही है। बाय द वे, पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, मतलब वो लोग घर के अंदर गए थे ना, तो ग्लैडिस उन पे भी रिचुअल कर दी होगी और अब ये दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट यानी नमक की लाइंस बना दी थी जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब इस पॉइंट पे जितने भी सारे पर्सपेक्टिव्स या टाइमलाइंस हैं वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब एकदम लीनियर रहेगी। नाउ करंटली एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पे घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पे हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पे हमला कर रहे थे और इन्हें कितना भी मारो ये फिर से उठ खड़े होते थे। अंततः जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पे गोली मारती है जिससे पॉल खत्म होता है। देन वो जेम्स के सर पे गोली मार के उसे भी समाप्त करती है जिससे आर्चर बचता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पे मार के ही समाप्त किया जा सकता है। नाउ आर्चर बेसमेंट में जाता है जहां उसे 17 बच्चे ट्रांस स्टेट में खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। देन ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है जिससे आर्चर जाके जस्टिन पे ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है जिसके पार उसके पजेस्ड पेरेंट्स थे। ऐसे में उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं और एलेक्स भागना शुरू करता है। एलेक्स भागते हुए किसी तरह ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल्स करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है, देन ग्लैडिस के विग से उसका ही बाल निकालता है, फिर वो स्टेम पे अपना खून डाल के स्टेम को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देख के उसका ही रिचुअल सीख चुका था और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पे ही कर दिया था। ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे पजेस थे वो ग्लैडिस के पीछे ही उसे मारने दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और ये 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। शहर के सारे लोग ये नजारा देखते हैं और एक पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला करके उसे काइंड ऑफ खाने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये बच्चे ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और ग्लैडिस के समाप्त होते सबका वशीकरण टूट जाता है। जी हाँ, आर्चर भी अपने होश में आता है और जस्टिन भी बच जाती है। अब आर्चर का वशीकरण तुरंत ही हुआ था तो वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वो कहीं ना कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है, ऑल्दो मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ अगेन वॉइस ओवर से हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वहीं एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता है जो कि अच्छी और नॉर्मल आंटी हैं। बच्चों की बात की जाए तो वो भी कुछ बोलते नहीं है, ऑल्दो 1 साल के बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर दिए हैं।
शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम टिम और ओलिविया है। टिम एक गेम डेवलपर है और ओलिविया एक आर्किटेक्ट है। हमें इनके कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि टिम और ओलिविया हमेशा से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर ओलिविया प्रेग्नेंट हुई और अनफॉर्चुनेटली इनका बच्चा डिलीवरी के वक्त नहीं बचा। ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था जिसके बाद से टिम और ओलिविया की रिलेशनशिप में थोड़ी दरारें आ गई हैं। जहां ओलिविया इस ट्रॉमा से आगे बढ़ना चाहती है, इसे डिस्कस करना चाहती है ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट ले सके, वहीं टिम अब ओलिविया पे ध्यान नहीं देता, बस अपनी गेम डेवलपमेंट वाले काम में लगा रहता है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम इनके घर में एक मक्खी को, फ्लाई होता है ना, उसे देख पाते हैं जिसे टिम ग्लास में बंद करके खिड़की से बाहर करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इस बात का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थियरी सेक्शन में हम इस पे बात करेंगे। एनीवेज, एक दिन टिम और ओलिविया लंच टाइम पे बाहर जाते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि इनकी बिल्डिंग का रेनोवेशन पिछले 3 महीने से चल रहा है। फ्रीडमैन नाम का एक बंदा रेनोवेशन कर रहा था जो कि बताता है कि फाइनली आज रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इनके पास कहीं नेबरहुड में, यानी कि हार्बर स्ट्रीट जो है, वहां पे आग लग गई थी। इसे इग्नोर करते हुए टिम ओलिविया आगे बढ़ते हैं जहां ओलिविया रिवील करती है कि वो एक छोटी सी वैन ले आई है। दरअसल टिम और ओलिविया इस वैन को पहले ओन किया करते थे जब इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। ओलिविया वाज प्लानिंग कि अभी के अभी टिम और वो अपनी जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ से पेरिस के लिए निकल लेंगे और कुछ महीने इधर उधर घूमते हुए अपनी रिलेशनशिप को सुधारने में लगाएंगे। इनफैक्ट ओलिविया तो ऑलरेडी अपनी जॉब क्विट कर चुकी थी, लेकिन टिम एकदम से मना करता है, सेइंग कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी गेम कंप्लीट करनी है। इस बात से ओलिविया बिल्कुल खुश नहीं होती। अब उस रात टिम की जब नींद खुलती है तो वो पाता है कि ओलिविया अकेले ही ट्रिप पे निकल रही थी। इनफैक्ट वो कह देती है कि टिम और उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही ओलिविया मेन डोर को ओपन करती है, वहां एक अजीब शेप से बना हुआ सॉलिड वॉल था। इस अजीब वॉल को हम लोग ब्रिक कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि फिल्म का नाम ब्रिक है और नॉर्मल वॉल्स को वॉल ही कहेंगे। सो यस, इस ब्रिक को देख के ओलिविया और टिम दोनों आश्चर्य में थे और जल्दी नहीं पता लगता है कि इनके घर के हर एक ओपनिंग पे ये ब्रिक आ चुकी थी, जैसे कि दूसरे दरवाजों पे, इवन खिड़की पे। ये दोनों ब्रिक पे ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ब्रिक पे एक स्क्रैच तक नहीं आती। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग घर के नॉर्मल वॉल को ड्रिल करके घर से निकलने की सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल वॉल्स के पीछे भी ये ब्रिक थी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो इन ब्रिक्स ने पूरे बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया है। इसके कारण इनके फोन्स में ना तो कोई रिसेप्शन आ रहा था, ना ही इनका वाईफाई काम कर रहा था। ब्रिक में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर थे क्योंकि फोन को इसके पास ले जाने पे फोन ग्लिच कर रही थी। इसी दौरान टिम और ओलिविया को इनके बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आती हैं और ये लोग साइड वाली शेयर्ड वॉल को ड्रिल करते हैं। वहां भी 2 लोग फंसे थे जिनका नाम मार्विन और एना था। ये दोनों बार्सिलोना से थे और घूमने फिरने इस जगह पे एयरबीएनबी करके आए थे और अब ये दोनों भी ब्रिक के कारण फंस चुके थे। इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं कि ये वाला वॉल ड्रिल कैसे हुआ? वेल, बिल्डिंग के अंदर कोई भी वॉल्स एंड फ्लोर्स तोड़े जा सकते हैं, मतलब नेबर का शेयर्ड वॉल ड्रिल किया जा सकता है या फ्लोर को तोड़ के आप नीचे वाले फ्लोर पे जा सकते हैं, लेकिन हर उस जगह पे ब्रिक होगी जहां से आप बिल्डिंग के बाहर जाने का सोचेंगे, जैसे कि मेन डोर, विंडोज वगैरह वगैरह। खैर, आगे हम समझ पाते हैं कि मार्विन ड्रग्स वगैरह लेता है और वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, लेकिन वो दिल से वैसा कोई बुरा आदमी नहीं है। टिम और ओलिविया डिस्कवर करते हैं कि हर अपार्टमेंट में जो ब्रिक डोर को ब्लॉक कर रहा है उसमें 4 स्क्वायर्स एरिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हाई है। टिम और ओलिविया इन स्क्वायर्स में मेटल की चीजें चिपका देते हैं, लाइक स्पून, नाइफ एंड ऑल दैट, लेकिन एकदम से ये डोर इन चीजों को रिपेल करती है जिससे कई नुकीली मेटल की चीजें टिम के बैक में पियर्स करती हैं। इससे टिम थोड़ा चोटिल होता है, लेकिन ओलिविया तुरंत ही उसका फर्स्ट एड करती है। इसके बाद टिम को एहसास होता है कि बाजू वाली अपार्टमेंट में मार्विन ड्रग्स लेके हाई हो चुका है और ऐसे में टिम वॉल के अंदर इंसान के पास होने जितना बड़ा होल करके मार्विन को कंट्रोल करता है। वो मार्विन के हाथों को बांध देता है, बट लाइक आई सेड बिफोर, मार्विन इंसान बुरा नहीं था, ना ही वो किसी को हर्ट किया था, बस उसे नशा करने की गंदी आदत थी। अब टिम को एक रूम में हथौड़ा मिल जाता है जिससे वो ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, बट अगेन ब्रिक पे खरोंच तक नहीं आती। इस पॉइंट पे ओलिविया याद करती है कि ये बिल्डिंग ओरिजिनली 1897 के दौरान बनी थी और तब इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड बंकर था जिसे आप एयर रेड शेल्टर भी कह सकते हैं। वो शेल्टर शहर के सूअर से कनेक्टेड था, यानी कि अगर ये लोग फ्लोर्स तोड़ के नीचे जाए बेसमेंट में एंड देन उस शेल्टर तक पहुंच सके तो वहां से सूअर से निकल के शायद बाहर निकल पाएंगे। बस फिर क्या था, ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़ के नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर एरिया में पहुंचते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लिया
नामक लड़की और उसके दादाजी ऑसवर्ल्ड रहते थे एंड एज एक्सपेक्टेड इनका भी अपार्टमेंट ब्रिक से ब्लॉक्ड था। ऑसवर्ल्ड यहाँ पिस्टल निकाल के सबको धमकाने लगते हैं क्योंकि ऑसवर्ल्ड को लग रहा था कि इन केस ये लोग हमेशा के लिए फंस चुके हैं तो फूड सप्लाईज रहना जरूरी है और ऑसवर्ल्ड अपने सप्लाईज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लिया उन्हें चिल होने को कहती है जिसके बाद सभी मिलकर फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि सभी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सके। इसी दौरान टिम नोटिस करता है कि अभी अभी जब ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़े थे तो उसके साथ स्मोक डिटेक्टर भी टूटा था। स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक कैमरा था। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग के हर एक स्मोक डिटेक्टर में कैमरा भी था, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इवन इफ अगर लोग आपस में इंटीमेट हुए होंगे तो वो फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ऐसे में ये लोग फ्लोर तोड़ने के बजाय बगल वाले अपार्टमेंट वॉल को तोड़ते हैं क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में फ्रीडमैन रह रहा था और फ्रीडमैन ही तो रेनोवेशन करवाया था, तो शायद कैमरा भी वही लगाया होगा। सभी फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां फ्रीडमैन मृत पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके हाथ भी कटे हुए थे। ये देख सभी चौंक जाते हैं और टिम नोटिस करता है कि पास में ही फ्रीडमैन का फोन अनलॉक्ड पड़ा था और फोन के अंदर ब्रिक की कई फोटोज थी। देख कैसा लग रहा था मानो फ्रीडमैन ब्रिक को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण उसकी ये हालत हुई थी। खैर इसके बाद सभी फर्स्ट फ्लोर को तोड़ने में लग जाते हैं और अचानक से पूरा फ्लोर टूट जाता है जिससे कुछ लोग नीचे गिरते हैं। थैंकफुली किसी को ज्यादा चोट नहीं आती और ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग यूरी नामक इंसान से मिलते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही चिल था। अब आइडियली ये अपार्टमेंट एंटोन नाम के एक बंदे का था, लेकिन यूरी कहता है कि वो एंटोन का दोस्त है। यूरी के हिसाब से ब्रिक आने के बाद एंटोन को हार्ट अटैक आ गया जिससे वो चल बसा। अब ये हार्ट अटैक शायद ब्रिक के करीब जाने से हुआ होगा क्योंकि एंटोन के दिल में पेसमेकर था और ब्रिक से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, तो शायद उसके कारण पेसमेकर खराब हो गया होगा। ना यूरी की बातें लॉजिकल तो थी, लेकिन यूरी के हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि यूरी सच बोल रहा है। हालांकि एंटोन की लाश कमरे में पड़ी हुई जरूर थी। इस पॉइंट पे यूरी एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। उसके हिसाब से ये ब्रिक प्रोटेक्शन लेयर है जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली बाहर कुछ अनर्थ हुआ है, लाइक एलियन इन्वेजन हुआ होगा या फिर किसी तरह का न्यूक्लियर या एयर अटैक या फिर बायो कंटामिनेशन, और इसी से हमें बचाने के लिए ये ब्रिक्स निकल आए हैं। ये ब्रिक्स इतने एडवांस्ड है कि शायद ये किसी भी अटैक को झेल जाए या फिर इवन बाहर के कंटामिनेटेड एरिया को फिल्टर कर रहे हो जिससे हम अंदर सुरक्षित हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के बजाय अंदर चिल करना चाहिए, एज बाहर किसी तरह का भी खतरा हो सकता है। नाउ बाकी लोग यूरी की बात नहीं सुनते, रादर ग्राउंड फ्लोर को भी ब्रेक करके बेसमेंट में जाते हैं ताकि ये लोग शेल्टर के थ्रू सूअर्स में निकल सकें। बट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट शेल्टर के डोर के बाहर भी ब्रिक था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि इनके निकलने का कोई उपाय नहीं था और ऐसे में मार्विन चिल्लाना शुरू कर देता है। ऑसवाल्ड यहाँ गन दिखा के मार्विन को शांत करते हैं, लेकिन मार्विन एकदम से उनका गन लेता है और वो ब्रिक पे गोलियां चला देता है। अब ब्रिक मैग्नेटिक थी तो वो बुलेट्स को रोक लेती है और इन बुलेट्स को वापस रिपेल करती है। टिम सभी को झुकने कहता है और सब झुक भी जाते हैं एक्सेप्ट मिस्टर ऑसवाल्ड। जी हाँ दोस्तों, रिपेल हुई एक गोली मिस्टर ऑसवाल्ड को लग जाती है जिससे वो नहीं बच पाते। ऑसवाल्ड के खत्म होने से लिया पूरी तरह टूट जाती है। वो मार्विन को इसके लिए ब्लेम करती है। वहीं ऊपर हम यूरी को स्माइल करते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद सभी ग्राउंड फ्लोर पे जाके उदास बैठे होते हैं और यूरी अब भी इन्हें कन्विंस कर रहा होता है कि कैसे ब्रिक्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ से निकलने का नहीं सोचना चाहिए। सभी यहाँ अपनी लाइफ की ट्रैजिक कहानियां शेयर करते हैं। लाइक एना जब 15 साल की थी तो वो 2 मिनट के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन फिर समहाउ वापस आई। लिया बताती है कि 2 साल पहले उसकी मॉम कैंसर के कारण चल बसी थी और आज उसके ग्रैंडपा ऑसवाल्ड नहीं रहे, जिसके लिए वो मार्विन को ब्लेम करती है। यूरी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है तो ऐसे में उसने एक बार किसी अपराधी को खत्म किया था। यही सब ग्रीविंग चीजें शेयर करते हुए टिम और ओलिविया की प्रेगनेंसी लॉस वाली बात सामने आ जाती है, जिसके बाद दोनों वापस से झगड़ने लगते हैं। झगड़ा शांत होने के बाद सभी एक बार फिर यहाँ से निकलने का सोचते हैं। इन्हें यहाँ एंटोन के कुछ नोट्स मिलते हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल था। उसमें कुछ साइंटिफिक वैल्यूज लिखे हुए थे, लेकिन इन नोट्स की ड्राइंग्स वगैरह से एक बात क्लियर थी कि एंटोन ब्रिक को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ओलिविया को यहाँ एंटोन का कार्ड भी मिलता है जिससे पता चलता है कि एंटोन इप्सिलॉन नैनो डिफेंस नामक कंपनी में काम करता है। नाउ ये कंपनी हार्बर स्ट्रीट में थी जहां आग लगी थी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आग इसी इप्सिलॉन कंपनी में लगी थी। इनफैक्ट इन ब्रिक्स का अपने आप हर जगह आना भी उसी से रिलेटेड होगा और तभी एंटोन इन ब्रिक्स को शायद खोल सकता था क्योंकि वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। अब दोस्तों ये सब एक गेस वर्क है जिसकी रियलिटी हमें आगे पता चल ही जाएगी। फॉर नाउ टिम फाइंड आउट करता है कि एंटोन के घर का एक कमरा छोटा था। जल्दी टिम को यहाँ एक हिडन डोर मिल जाता है और टिम इस डोर को ओपन करने का रिमोट भी ढूंढ लेता है। रिमोट पे फिंगरप्रिंट्स देख के टिम कुछ कॉम्बिनेशन लगाता है जिससे फाइनली डोर अनलॉक हो जाती है। नाउ इस हिडन रूम के अंदर पूरा कंप्यूटर सेटअप था और स्क्रीन पे डिफरेंट कैमरास के फीड थे। जी हाँ, वही कैमरा जो कि अपार्टमेंट के स्मोक डिटेक्टर्स पे लगे हुए थे। सभी लोग कैमरा के रिकॉर्डिंग्स को चेक करना शुरू करते हैं और इसी दौरान लिया अकेले उस कमरे में थी जिसमें एंटोन की लाश थी। लिया यहाँ एंटोन के नोट्स को चेक कर रही थी एंड देन वो एंटोन के गले में लगे स्कार्फ को हटाती है। एंटोन के गले पे क्लियर ब्रूज मार्क्स थे, यानी एंटोन हार्ट अटैक की वजह से समाप्त नहीं हुआ
था, रादर कोई उसे समाप्त किया था। और ये यूरी के अलावा और कौन ही हो सकता है, क्योंकि यूरी ही उसके साथ था। अब इससे पहले लिया इस बारे में किसी और को बताती, यूरी इस कमरे में आता है और वो लिया को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सभी फुटेज देख रहे थे और मार्विन लिया को खोजने एंटोन वाले कमरे में जाता है। वहां वो लिया को समाप्त पाता है और तभी यूरी मार्विन पे हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो मार्विन को खत्म कर पाता, दूसरे लोग फुटेजेस में देख लेते हैं कि यूरी ही एंटोन को खत्म किया था। ऐसे में सभी इस कमरे में आके न सिर्फ मार्विन को बचाते हैं बल्कि वो यूरी पे हमला करके उसे बंदी भी बना लेते हैं। लेकिन इतनी देर में यूरी उन पेजेस को जला दी थी जिसपे एंटोन के नोट्स थे और शायद उन्हीं को स्टडी करके पॉसिबली ब्रिक को ओपन किया जा सकता था। खैर ये लोग यूरी को पीटते हुए उससे यहाँ से निकल पाने की सीक्रेट उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी इन्हें कुछ नहीं बताता। ऐसे में टिम और बाकी लोग एंटोन की फुटेजेस देखना शुरू करते हैं और वहां टिम पाता है कि एंटोन किसी तरह की कोडिंग कर रहा था और वो इस कोड को अपने फोन में ट्रांसफर किया था। बेसिकली ये कोडिंग किसी ऐप के लिए थी जिसकी मदद से शायद ब्रिक को ओपन किया जा सके। बट द प्रॉब्लम वाज कि एंटोन के फोन को यूरी तोड़ दिया था। स्टिल टिम एंटोन के टूटे फोन को रिकवर करता है और वो कोडेड ऐप को किसी तरह अपने फोन में ट्रांसफर करता है। इससे फाइनली इप्सिलॉन की ऐप टिम के फोन में चल जाती है और ये ऐप ब्रिक को स्कैन कर पा रही थी, जैसे हम किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ब्रिक के 4 स्क्वायर्स को ऐप हाईलाइट कर रही थी और हर स्क्वायर को प्रेस करने पे फोन फ्लैश होती थी। किसी स्क्वायर पे 1 फ्लैश होता, दूसरे पे 2 फ्लैश, तीसरे पे 6 फ्लैश और चौथे पे 8 फ्लैशेस। नाउ फोन पे चारों स्क्वायर्स को रैंडमली एक के बाद एक प्रेस करने पे ब्रिक अजीब तरह से लिक्विफाई हो जाता है। एना इसे टच करती है लेकिन एकदम से ब्रिक वापस से सॉलिडिफाई होने लग जाता है। एना को सब बाहर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रिक एना को अंदर खींच रही थी। फिर एकदम से ब्रिक वापस ओरिजिनल स्टेट में आती है और एना का फंसा हुआ शरीर कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे एना समाप्त हो जाती है और मार्विन पूरी तरह से भड़क जाता है। मार्विन यहाँ गन उठाता है और यूरी पे चला देता है क्योंकि यूरी ये सब एंजॉय कर रहा था। देन मार्विन खुद को भी समाप्त कर लेता है। इस सीन से एक और बात क्लियर होती है कि इस ब्रिक को खोलने के चक्कर में शायद फ्रीडमैन भी समाप्त हुआ होगा क्योंकि उसके भी दोनों हाथ कटे हुए थे। इस पॉइंट पे सिर्फ टिम और ओलिविया बचे थे और ऐसे में दोनों बैठ के अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। टिम अग्री करता है कि वो ओलिविया से डिस्टेंट हो गया था और अब से ये दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट ये लोग फाइनली अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक कर लिए थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये लोग तो अब इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। तभी टिम को एक आइडिया आता है। टिम समझ पाता है कि फोन के ऐप में जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्रेस करना होगा टू ओपन द ब्रिक, वरना ये ब्रिक ऐसे ही लोगों को काट देता है। ऐसे में टिम वापस से एंटोन की फुटेज देखता है जिसमें फ्लैशेस भी नजर आ रहे थे। टिम और ओलिविया देख लेते हैं कि कितने फ्लैशेस पहले हुए थे और कितने फ्लैशेस बाद में, और वो लोग स्क्वायर से इन फ्लैशेस को मैप कर लेते हैं। लाइक किस स्क्वायर को दबाने पे कितने फ्लैशेस होंगे और किस ऑर्डर में स्क्वायर को दबाना है टू ओपन द ब्रिक। इन शॉर्ट इन्हें सीक्वेंस या पासवर्ड मिल गया था और फाइनली ये लोग ब्रिक को ओपन करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यूरी एकदम से होश में आता है। जी हाँ, वो मरा नहीं था गोली लगने के बाद भी, और वो अपने बंधन को तोड़ता है और फिर से इन पे हमला कर देता है। यूरी यहाँ टिम और ओलिविया दोनों पे हमला कर चुका था और ये लोग भाग के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ ओलिविया करेक्ट सीक्वेंस में स्क्वायर्स दबाती है जिससे वाकई में ब्रिक ओपन हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक यूरी टिम को खत्म ही करने वाला था। अब ओलिविया के पास चॉइस था कि वो टिम को छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं करती। वो यूरी पे हमला करके उसे गिरा देती है। देन ओलिविया और टिम फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल पाते हैं। नाउ बाहर ये दोनों देखते हैं कि शहर की हर एक बिल्डिंग इस ब्रिक से कवर्ड थी और पूरा शहर खाली था। तभी इन्हें अपनी वैन दिखती है जिसे ओलिविया खरीद के ले आई थी और इसमें ही बैठ के दोनों निकल लेते हैं। वहीं बैकग्राउंड में हम नेशन के दूसरे स्टेट्स की हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को देखते हैं जो कि पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस शहर में हुआ क्या है। अनाउंसमेंट्स में हम सुन पाते हैं कि इप्सिलॉन डिफेंस में आग लगने की वजह से एक सीरियस डिफेंस माल फंक्शन हुआ जिस वजह से ये ब्रिक्स पूरे शहर को कवर कर लिए हैं। घर के अंदर के सभी लोग फंसे हुए हैं लेकिन बाहर वाले लोग शायद सेफ्टी तक पहुंच गए हैं। अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस और फाइनल सीन में हम पहले सीन वाले मक्खी को देखते हैं जो कि टिम और ओलिविया के साथ फ्री हो चुका है। बात लगभग 1 साल पुरानी है जब अमेरिका के अलास्का स्टेट के एक छोटे शहर में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। हाई स्कूल में पढ़ रहे 2 लड़के एल्फ्रेड और बेन में काफ़ी दोस्ती थी। ये दोनों अक्सर एक दूसरे को स्नैपचैट के माध्यम से टेक्स्ट या स्नैप्स भेजा करते थे। उन दोनों छुट्टियां चल रही थी और एल्फ्रेड अपने घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था। उसने अपने स्मार्टफोन उठाया और बेन को एक फ़नी स्नैप भेजा। हालांकि वो स्नैप बेन को डिलीवर हुआ लेकिन बेन ने उसे खोल के नहीं देखा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एल्फ्रेड ने एक और स्नैप भेजा और इस बार भी स्नैप डिलीवर तो हुआ लेकिन बेन ने उसे ओपन नहीं किया। एल्फ्रेड को लगा कि हो सकता है बेन कहीं और अपने कुछ काम में व्यस्त होगा, तो वो अपने कुछ दूसरे दोस्तों से चैट करने लगा। ऐसे ही एक दोस्त से चैट करते वक्त बेन का नाम ऊपर आया
तो अगले दोस्त ने एल्फ्रेड को बताया कि बेन की फ़ोन आज शाम को ही चोरी हो गई है। ये सुनकर एल्फ्रेड को काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि वो स्नैप्स उसके फ़ोन पे डिलीवर हो रहे थे। तो उसने तुरंत बेन के लैंडलाइन पे कॉल किया और सौभाग्य से वो कॉल बेन नहीं उठाया। बेन से बात करने पे एल्फ्रेड को पता चला कि बेन की फ़ोन सच में उसी शाम खो गई थी और वो कुछ देर पहले तक स्विच ऑफ भी आ रही थी। ये जानकर एल्फ्रेड ने बेन को अपने स्नैपचैट वाली बात बताई और उसने बताया कि वो स्नैप जो उसने भेजे हैं वो डिलीवर हो रहे हैं और जिस किसी के पास भी उसका फ़ोन है वो शायद उसके फ़ोन को इस्तेमाल भी कर रहा है। बेन से बात होने के बाद एल्फ्रेड ने फिर से स्नैपचैट पे बेन के आईडी पे ढेर सारे टेक्स्ट मैसेज भेजे जिसमें उसने ये बोला कि वो फ़ोन उसके फ्रेंड का है और जो कोई भी उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है वो उसे लिखे एड्रेस पे लौटा दे। एल्फ्रेड ने टेक्स्ट में अपना एड्रेस दिया। इस बार उस फ़ोन के यूज़र ने इन टेक्स्ट को ओपन किया और कुछ देर बाद रिप्लाई में एक स्नैप भेजा। इस स्नैप को देखकर एल्फ्रेड के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जो स्नैप आया था उस स्नैप में एक बहुत ही डरावने इंसान की बहुत ही लंबी स्माइल वाली क्लोजअप पिक्चर थी और उसने उस पिक पे लिखा था आई एम कमिंग फॉर यू। इस तस्वीर को देखकर एल्फ्रेड को काफ़ी डर लगा लेकिन उसने किसी और को ये बात बताना सही नहीं समझा क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है कोई उसका दोस्त ही उसके साथ मजाक कर रहा हो। इस घटना के लगभग 1 घंटे बाद एल्फ्रेड को बेन के आईडी से एक और स्नैप आया। इस बार स्नैप को खोलते ही एल्फ्रेड के होश उड़ गए। ये फ़ोटो उसके घर के पीछे वाली खिड़की की ही पिक थी। एल्फ्रेड भागकर खिड़की की ओर गया लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अब एल्फ्रेड को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था इसलिए उसने तुरंत बेन को कॉल किया और अपने घर आने को कहा। बेन फ़ौरन एल्फ्रेड के घर पहुँचा और दोनों ने मिलकर स्नैपचैट हेल्प को ईमेल डाला और बेन की आईडी ब्लॉक करने की मदद मांगी। उन्हें रिप्लाई में एक ऑटोमेटेड मेल आया और इससे उन्हें यह पता लग गया था कि इस ब्लॉक करने की प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा। अब उन्हें फिर से एक नए स्नैप की उम्मीद थी और इस बार वो तैयार थे लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई स्नैप नहीं आया। तो अंत में बेन अपने घर लौट गया और एल्फ्रेड सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। उन्होंने ये तय किया कि वो लोग अगले दिन सुबह पुलिस में फ़ोन के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। कुछ ही देर में एल्फ्रेड को नींद आ गई और वो सो गया लेकिन वो ज़्यादा देर तक सोता नहीं रहा क्योंकि अचानक उसकी नींद एक बहुत ही तेज़ चमकदार रोशनी से खुली। इस तेज़ रोशनी से उसकी आंखों में दर्द हुआ। उसने देखा कि कोई उसके कमरे में खिड़की खोलकर अपने कैमरे से उसकी तस्वीर ले रहा था और वो लाइट कैमरे के फ्लैश की थी। वो इंसान अपना आधा शरीर उस खिड़की से अंदर ला चुका था और एल्फ्रेड को उसकी शक्ल देख के तुरंत पता चल गया कि ये वही इंसान था जिसने अपनी हंसती हुई डरावनी तस्वीर स्नैप की थी। एल्फ्रेड एक छोटे बच्चे की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसके माता पिता उसके कमरे में भागते हुए आए। इतने देर में वो इंसान लापता हो चुका था। एल्फ्रेड ने सारी बात अपने माता पिता को बताई और उसके माता पिता ने फ़ौरन पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बेन के फ़ोन को ट्रेस किया और उन्हें उसका लोकेशन करीब उस जगह से 2 मील दूर मिला। वो फ़ौरन उस लोकेशन की ओर रवाना हुए और उन्हें वो इंसान उस जगह पे एक घर में मिला। पुलिस ने उस इंसान को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी ली। उस घर की तलाशी लेने पे पुलिस को ये पता चला कि उस इंसान के पास ऐसे काफ़ी चोरी के फ़ोन्स थे और उसके घर के बेसमेंट से 2 डेड बॉडी भी बरामद हुई। इसके आगे की बात तो पुलिस ने एल्फ्रेड या उसके परिवार को नहीं बताया लेकिन वो इंसान ज़रूर ही किसी तरह का सीरियल किलर या फिर शैतान का पूजा करने वालों में से था। उस इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर एल्फ्रेड और बेन ने चैन की सांस ली लेकिन इस घटना को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।